हेलो बच्चों, आज देखो तुम्हारे लिए मैं सोशल की वीडियो बना रहा हूँ। ये बड़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। इसमें हम कम से कम 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के और 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पेपर में बहुत सारी बातें याद आएंगी। उन याद की हुई बातों को आप पेपर में देख सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इसमें मैप वर्क भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर है। थोड़े रिव्यू हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, थोड़े थोड़े रिव्यू करते रहोगे ना, थोड़ा आपको याद रहेगा। देखो इसमें क्या बताया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है लोगों का जिनके कॉमन आइडियोलॉजी होती है, और यानी कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है पॉलिटिकल पार्टी। एक पार्टी लीडरशिप होती है, एक पार्टी मेंबर होते हैं, और एक होते हैं पार्टी फॉलोवर, ठीक है ना। एक पार्टी लीडर, पार्टी मेंबर्स और पार्टी फॉलोवर्स। करती क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या काम होते हैं? देखो ये बॉक्स में लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाना, गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट चलाना। टू मेक लॉ फॉर द कंट्री, देश के लिए लॉ बनाना। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज देश के लिए लॉ बनाती हैं। टू कम्पीट इलेक्शन या टू कंटेस्ट इलेक्शन है, देखो इलेक्शन कंटेस्ट करना। अच्छा, रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले करती है, सरकार की आलोचना करती है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनाना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या काम करती हैं, उसके बाद देखो नेसेसिटीज़ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। क्यों है जरूरी पॉलिटिकल पार्टीज़? भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर नहीं होंगी तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। अब देखो, हम सारे अपने नेताओं को चुनते हैं, फिर वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए हमें क्या करने के लिए? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। टू चेक द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टू सपोर्ट एंड रीस्टेंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को के खिलाफ कौन होगा? अपोजिशन पार्टियाँ होंगी तभी तो उसका विरोध होगा, ठीक है। अब सपोज करो सिर्फ बीजेपी होती, वो तो अपना राज चला लेती, वो तो जो मर्जी करती। आज कांग्रेस उसकी अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, बीजेपी कुछ भी गलत करेगी, अपोजिशन पार्टी उसका विरोध करेगी, ठीक है ना। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, ये याद रखना। देखो पेपर में आएगा, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या फ़र्क होता है। ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। एक पार्टी जिसको कम से कम 6% वोट मिले हो, टोटल वोट इन द इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। 6% वोट कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में और कम से कम 2 सीटें, वो पार्टी क्या कहलाती है? स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी कहलाती है। और एक होती है नेशनल पार्टी। और एक पार्टी जिसको कम से कम 6% वोट मिले हो लोकसभा इलेक्शन में और कम से कम 4 सीटें मिली हो, तब वो नेशनल पार्टी बन जाती है। तो लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोटें मिली हो और कम से कम लोकसभा में 4 सीटें मिली हो, वो नेशनल पार्टी है। और जिसकी स्टेट यानी कि जो उसका क्या स्टेट पार्टी कौन सी होती है? स्टेट पार्टी वो होती है जिसको कम से कम 6% वोट मिले हो और कम से कम स्टेट असेंबली में 2 सीटें मिली हो, याद रखना। तो एक तो ये क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो बॉक्स में लिखा हुआ है गोलों में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। ये लिखवाया भी था मैंने। एक तो देखो उनके पास लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, और मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती है, क्योंकि सारी पार्टियों की आइडियोलॉजी सेम ही है लगभग। सब मुफ्त बिजली पानी के नाम पर इलेक्शन लड़ रही हैं। ऊपर से डायनेस्टिक सक्सेशन है, एक ही परिवार का राज चलता रहता है। देखो कांग्रेस में
इंदिरा गांधी के बाद उसके बेटे राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसकी वाइफ, उसके बच्चे राहुल गांधी। या डायनेस्टिक सक्सेशन है। मनी एंड मसल पावर का यूज़ करते हैं ये। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कैसे काम कर रही हैं, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो डिफेक्शन मैंने बताया था। डिफेक्शन का मतलब होता है पार्टियां चेंज कर देते हैं इलेक्शन जीतने के बाद ना। एक कैंडिडेट है, वो अगर अपनी पार्टी बदल दे तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, बन चुका है अब तो। और यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर को भी रेगुलेट करने के लिए लॉ होने चाहिए। और टू प्रोवाइड वुमेन रिजर्वेशन भी होना चाहिए पार्टियों के अंदर। और देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन में सरकार पैसा लगाए ताकि पार्टियां अपने बलबूते पे पैसा ना खर्च कर सकें। और क्लीन इमेज के जो कैंडिडेट होते हैं सिर्फ वही, यानी कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में शामिल होंगे और वही पार्टियां बना सकते हैं बस। जिसके खिलाफ मुकदमा भी दायर हो जाएगा वो पार्टी नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से को ये पार्टी सिस्टम है। और इसमें एक और बात बताई थी मैंने, अब देखो डेमोक्रेसी के ऊपर पूछा हुआ था क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल एंड सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बताई थी ना, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए काम करती है। तो डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन याद कर देना। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें यानी कि जो है इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी सबसे प्रेफरेबल और सुपीरियर गवर्नमेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि इससे इक्वालिटी आती है, इससे इंडिविजुअल को डिग्निटी मिलती है, और डेमोक्रेसी से डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इम्प्रूव होती है, और डेमोक्रेसी से कंपटीशन का स्पिरिट आता है। देखो, कंपटीशन करो। और डेमोक्रेसी से निगोशिएशन होती है, सारी पार्टियां मिलकर जुलकर काम करती हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है भाई? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ क्विक। भाई जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें डिसीजन जल्दी हो जाते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे पूछना पड़ता है, इससे डिसीजन थोड़े लेट हो जाते हैं। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन इज़ फास्ट, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन इम्प्लीमेंट लेट होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट फॉलो एनी फिक्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करती हैं, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर चीज़ का प्रोसीजर फिक्स है, जो भी काम होगा प्रोसीजर से होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन में बेस्ड है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई डेलिब्रेशन और कुछ यानी कि जो है नेगोशिएशन नहीं होती। जो तानाशाह राजा होता है वो अपनी मर्जी चला देता है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है, सबको वोट देने का अधिकार मिलता है, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलता है, तो सारे लोग पॉलिटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी को बढ़ाती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं कम करती डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो देखो, कॉमन फीचर क्या है डेमोक्रेटिक सेटअप के? भाई डेमोक्रेसी जब जहाँ जिस देश में होती है ना, वहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और एक डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी तब होगी जब वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हों, लोगों के पास चॉइस हो, और सबको वोट देने का अधिकार हो। और सबको वोट देने के अधिकार को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, सबको अपने विचार पर प्रकट करने की आज़ादी हो। और मीडिया इज़ फ्री टू हेल्प इन बिल्डिंग साउंड पब्लिक ओपिनियन बनाने में मीडिया भी पूरी तरह आज़ाद हो। डेमोक्रेसी सिटीजन को साउंड पॉलिटिकल सिस्टम देती है, इक्वालिटी देती है। और एक और फीचर कहती है कि डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टियां भी होती हैं जो गवर्नमेंट के काम काज पर नज़र रखती हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में
गवर्नमेंट अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन डेमोक्रेसी की कुछ कमियां भी हैं कि कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा सही नहीं है। पीपल्स की कंप्लेंट क्या है कि डेमोक्रेसी इज़ टेस्टिमनी टू द सक्सेस एट शो, लेकिन कई लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी से सक्सेस मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ कमियाँ भी होती हैं। डेमोक्रेसी सेटअप स्लो एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट बनती है, स्लो गवर्नमेंट बनती है, बहुत देरी से डिसीजन देते हैं। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कम नहीं कर पाए डेमोक्रेसी, इतने सालों से इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन हम फिर भी यानी कि क्या नहीं देख पाए, लोगों को इक्वालिटी नहीं दे पाए। इट इज़ नॉट फ्री ऑफ द एविल ऑफ करप्शन। अब डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, खूब भ्रष्टाचार होता है। टेक टू मच टाइम टू रीच एट द कंक्लूजन। इट इज़ नॉट एबल टू एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक भेदभाव को डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं कर पाती। तो इस तरह डेमोक्रेसी की कमियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो स्थिति है वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है। कैसे? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्हें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। अगर लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी करी तो गवर्नमेंट बदल जाएगी, लोग अगली बार वोट ही नहीं देंगे। इससे गवर्नमेंट जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव राइट टू चूज़ देयर लीडर। तो इस तरह से लोग लीडर्स को कंट्रोल करते हैं। उन्हें पता है अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं किया तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। इस तरह से डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है और एक लेजिटिमेट होती है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती है तो लीगल हो गई, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बनी, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बड़े फ़ायदे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इंडस्ट्री, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। डिस्क्राइब द 3 फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, 3 फिजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 ह्यूमन फैक्टर कौन से हैं जो डेमोक्रेसी उसको अफेक्ट करते हैं, लोकेशन को। देखो फिजिकल फैक्टर कौन से हैं, नीचे आंसर दिए हुए। भाई फिजिकल फैक्टर वहाँ इंडस्ट्री लगाओगे जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज होंगे, बिजली होगी जहाँ, सूटेबल क्लाइमेट होगा, लैंड अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ये फिजिकल फैक्टर है। अच्छा, कौन से जगह पर आप इंडस्ट्री लगाओगे उसके 3 ह्यूमन फैक्टर बताओ। वहाँ लेबर होनी चाहिए सस्ती, पैसा लगाने वाले लोग हों, कैपिटल हो, बाज़ार हो जहाँ लोग खरीदने भी आए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस देने वाले लोग भी हों, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। तो ये सारी चीज़ें जो सी थी जो इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। आप इंडस्ट्री वही लगाओगे जहाँ आपको सस्ती लेबर मिलती होगी, जहाँ बाज़ार होगा, जहाँ यानी कि जो सा सर्विसेज जो सी क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, बैंक होंगे, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट द्वारा ऑन्ड एंड कंट्रोल होती हैं, जिसकी मालिक गवर्नमेंट हो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे रेलवे हो गया, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील हो गई। अच्छा, प्राइवेट इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है या फॉर्म्स की होती हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, टिस्को, जमशेदपुर, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, ठीक है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन और है कि 4th क्वेश्चन देखो, वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। 4th क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा कि वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, इससे वहाँ पर सारी जूट मिल है और वहाँ पर बड़ी इनएक्सपेंसिव वाटर मिल जाता है हुगली से, पानी की भी कमी नहीं है। अच्छा, चीप लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा से। और वहाँ का रेलवे नेटवर्क भी बड़ा अच्छा है, सामान को बेचने के लिए, मज़दूरों को लाने ले जाने के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलकाता का जूट को बेचने के लिए बहुत सिंपल है, आसान है। कोलकाता पोर्ट से आप विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कहता सारी यानी कि जो है क्या जूट इंडस्ट्री ना कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि जूट उगता है वहाँ पर। अब एक क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है, देखो 7वां क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट बट कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन है 7वां। कैसे करोगे बताओ। 7वां क्वेश्चन है देखो कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन फॉर इंडस्ट्री। देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर।
भाई एग्रीकल्चर क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कॉटन उगा रही है इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल उगा रही है, जबकि इंडस्ट्री क्या कर रही है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए टूल बना रही है, मशीनें बना रही है, ट्यूबवेल, पाइप, मशीन्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र। तो एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री के बिना एग्रीकल्चर नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो 8वां क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम बिफोर द कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री के सामने क्या समस्या है। भाई ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्निक है, जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री ना मुंबई में, अहमदाबाद में है ये, तो इनकी बहुत पुरानी टेक्निक है, लो आउटपुट ऑफ लेबर है और लेबर भी बड़ा कम माल बनाती है क्योंकि पुरानी मशीनरी है, स्टिफ कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से इनको, और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, बिजली भी नहीं आती ढंग से, न्यू मशीनरी नहीं है इनके पास, पुराने सेटअप से चल रही हैं, इसलिए कॉटन इंडस्ट्री हमारे देश में फेल है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकॉनमी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का चैप्टर है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, 3 तरह का ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। एयरवेज भी 2 तरह का है, देखो डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल है। तो देखो सबसे पहले देखो 6 तरह के रोड्स पूछ सकता है आपसे पेपर में। ये देखो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, बताया था 4 मेन शहरों को मिलाता है ये, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, 4 मेट्रो सिटीज़ को मिलाने वाली जो सड़क है ना, चौरस बनती है ऐसे। और एक होते हैं नेशनल हाईवेज़ जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को मिलाते हैं। एक होते हैं स्टेट हाईवे जो स्टेट कैपिटल्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मिलाती हैं। एक होती है डिस्ट्रिक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर प्लेस और डिस्ट्रिक्ट से मिलाती हैं। एक रूरल रोड होती हैं जो विलेजेस को विलेज जोड़ती हैं। अच्छा, बॉर्डर रोड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें काम आती हैं। तो रोडवेज़ एंड रेलवेज़ की क्या फ़ायदे हैं बताओ। भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है रोडवेज़ बनाने की, कहते देखो कैन बी लेड एनी वेयर सच एज स्लोप, माउंटेन, हर जगह रोड बन सकती है। इकोनॉमिक इन ट्रांसपोर्टेशन, देखो एक बार रोड बन जाती है तो सारा यानी कि ट्रैफिक उस पर चलता है, ठेले भी उस पर चलते हैं, और क्या चलता है, और यानी कि जो है क्या, ठेले भी उस पर चलते हैं, और यानी कि जो है क्या होता है, उस पर गाड़ी भी चल रही है, बस भी चल रही है। अच्छा, फीडर सर्विस भी देती है रोड ट्रांसपोर्ट, देखो ना, रेलवे तक पहुंचने के लिए फीडर सर्विस कहते हैं इसको। फीडर सर्विस क्या होती है, अब रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए रोड ही जाएगी, पहले आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचोगे तभी तो ट्रेन पकड़ोगे, पहले एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तभी तो प्लेन पकड़ोगे। तो सारे यानी कि जो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके लिए फीडर सर्विस देती है। देखो अब आता है रेलवे, तो रेलवे के फ़ायदे क्या हैं, कहते हैं ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में, ठीक है, पैसेंजर ले जाने के लिए, बिजनेस साइट सीइंग के लिए, और पिलग्रिमेज ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है रेलवे के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो रेलवे से जाओगे आप, सस्ता पड़ता है। अब रेलवे की प्रॉब्लम क्या है कि रेलवे में टिकट्स नहीं देते लोग, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करते रहते हैं, अननेसेसरी चेन खींच के ट्रेन को रोक देते हैं, चोरियाँ होती हैं ट्रेन के अंदर। और देखो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी होता है जो वाटर को पहले ले जाता था, अब ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी ले जाता है, नेचुरल गैस भी पाइप के जरिए जा रही है, ठीक है ना। अब आता है वाटर वेज के क्या इंपॉर्टेंस है, कहता है वाटर वेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है, और फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करता। ठीक है, और नेशनल वाटरवेज जो से होते हैं जो बहुत सारे हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे 1 है, और नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सार्डिनिया एंड धुबरी,
और ऐसे यानी कि देखो 2-3 वाटरवेज याद कर लेना। अच्छा, एयरवेज़ के बारे में क्या बताया हुआ है कि एयरवेज़ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, और डिफ़िकल्ट ट्रेन में भी, हाई माउंटेन्स, ड्रीरी डेजर्ट में भी पहुंच जाता है, डेंस फॉरेस्ट में भी पहुंच जाता है। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक के टाइम एयरवेज़ ही काम आते हैं। और लेकिन इसके घाटे क्या है कि महंगा है और वेदर कंडीशन द्वारा अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। ज़रा सा तूफ़ान वगैरह आएगा तो वहाँ पर एयरवेज़ नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह देखो ये सारे मास कम्युनिकेशन बताया था। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम कार्ड, टेलीफोन के जरिए बात करते हैं। एक होता है मास कम्युनिकेशन, जनता से बात करने के मीडियम कौन से हैं, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, प्रेस, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में तो क्या होता है, विदेशों से खरीदते हैं, और एक्सपोर्ट में तो क्या होता है, विदेशों को बेचते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैप थोड़ा सा देखना जल्दी जल्दी। ये देखो ये वो जगह है जहाँ पर क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सा था जहाँ वो हुए थे, आंदोलन हुए हैं। चंपारण बिहार में, देखो ये बिहार चंपारण, देखो कहाँ पे है बिहार, ये ऊपर यानी कि जो सा होता है नेपाल है, ये वाला नेपाल के साथ ही बिल्कुल कॉर्नर पे ये बिहार है। और चोरा चोरी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में बताया था ना, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी में घटना घट गई थी गोरखपुर में, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। फिर गांधी जी ने चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ला दिया गया था। अच्छा, जलियांवाला बाग तो पंजाब में आपको पता ही है, अमृतसर में क्या हुआ था वहाँ पर। अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी में दांडी यात्रा की थी, कुछ नमक कानून तोड़ा था। जिस तरह से देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर है। और ये भूतापीय तो थर्मल पावर प्लांट है। तो नामरूप असम में है, देखो नामरूप, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, और रामागुड़म तेलंगाना में। याद कर देना, ये पेपर में पूछ देगा। सिंगरौली याद कर देना, सबसे इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश। और ये थर्मल पावर प्लांट नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नरोरा यूपी में है, ये देखो नरोरा। काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, और कलापक्कम तमिलनाडु में। याद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी लोकेशन देखो, नरोरा कहाँ है, यूपी में है। काकरापारा कहाँ पर है, गुजरात में है। और तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है इधर। और कलापक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। और ये स्टील प्लांट है, देखो स्टील प्लांट कहाँ पे है, ये मैंने भरवाए भी थे, ये बांग्लादेश है इधर। और ये दुर्गापुर, देखो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड पे है। भिलाई जो से होता है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विजयनगर कहाँ पर है, कर्नाटका में। और सलेम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये सारे न्यूक्लियर पावर स्टील प्लांट है हमारे देश के, ठीक है। सारे स्टील प्लांट देखो यहीं पर है, क्योंकि सारा माल ही यहीं मिलता है। कोयला यहाँ मिलता है, कच्चा लोहा यहाँ मिलता है। ये सारे देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सारे इंपॉर्टेंट शहर इंडिया के। नोएडा, ऊपर श्रीनगर, गांधीनगर, पुणे, बेंगलोर, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम। तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। और एक दो हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, कोलकाता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, आपको पता है चेन्नई में। तो अमृतसर में राजा सांची, दिल्ली में इंदिरा गांधी, आपको पता ही है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद में राजीव गांधी, और चेन्नई में मीनाबक्कम। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया के, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए थे। कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, एक तो कलकत्ता में हुआ था 1920 में, और एक हुआ था नागपुर सेशन, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी इन्होंने। याद कर देना, नागपुर सेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, महाराष्ट्र, नागपुर। और मद्रास में 1927 में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। तो देखो ये सारे यानी कि जो सा देखो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें मोटे मोटे 2 चैप्टर और मैंने मैप भी डिस्कस कर दिए हैं। इसको धीरे धीरे देखोगे
और साथ साथ में सुनोगे, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस बार इस वीडियो को जरूर देखना और यानी कि जो सा लाइक शेयर भी करना और यानी कि जो सा क्या अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।